हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जो करंट अफेयर की सीरीज़ हमारी है, तो आर ओ का लाइव बैच चल ही रहा है। तो ये करंट अफेयर आपका आर ओ जो अभी आने वाला है अक्टूबर में, और इसके अलावा आपका जो UPPCS का अगला एग्ज़ाम होगा और BPSC हो गया और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में ये करंट अफेयर्स काम आएंगे। तो जो लोग मेरा आर ओ का लाइव बैच ज्वाइन कर रखे हैं, जो लोग उसको रेगुलर उसमें पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो लोग इसको ज़रूर लेकर चलें, क्योंकि करंट अफेयर, GS, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हमको लेके चलनी है। और उस केवल 2 घंटे की क्लास में सब चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम के पहले। इसी तरीके से जब आपका UPPCS का एग्ज़ाम आएगा, तब तक हम UPPCS का भी कोर्स कंप्लीट कर देंगे। तो इसलिए इस करंट अफेयर को आप UPPCS, BPSC, समीक्षा अधिकारी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हैं। तो आइए हम इसमें शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। आज हम देख रहे हैं मार्च का पहला पार्ट, और हम एज सुन एज़ पॉसिबल मार्च का कंप्लीट करेंगे, फिर हम अप्रैल का शुरू करेंगे। ऐसे करते हुए जब हम सीक्वेंस में बराबर मंथ पे आ जाएंगे, जैसे जब हमारा अगस्त चल रहा है और अगर तब तक हमने अगस्त का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया, तो हम मार्च से पीछे चलेंगे, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ये सारे करंट अफेयर्स को हम कंप्लीट करेंगे। और करंट अफेयर आपको डेली मिलेगा ऐसा श्योर तो नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे डेली मिले, बट हर 2-3 दिन पे तो आपको एक वीडियो मिल जाया करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आज का पहला पॉइंट है इंटरनेशनल बायो रिजर्व कॉन्क्लेव 2023। तो ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट की जो पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है बायोटेक्नोलॉजी पे। ठीक है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, और किस पे है, ऑन बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी पे ये पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है आपकी इम्फाल में। ये कहाँ हुई है, इम्फाल में, जो कि कैपिटल है आपकी मणिपुर की। ठीक है, और इसमें कितनी कंट्रीज़ ने पार्ट लिया, तो इसमें 35 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था, 35 देशों ने इसमें भाग लिया। और इसकी थीम अगर हम देखें, तो थीम इसकी हो रीइमेजिन एथनो फार्माकोलॉजी, ये किसने शुरू किया, ये कॉन्फ्रेंस किसने कराई है, तो ये कराई है DBT ने। किसने कराई है, DBT, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसके अंडर में आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लियर है। तो ये आपका हो गया इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव 2023 के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं, अगला हमारा करंट अफेयर है नॉर्थ ईस्ट रीजन्स फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, वहाँ पे पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। उसका क्या रखा गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया। और ये एक स्कीम के तहत रखा गया है। उस स्कीम का नाम है, एक योजना है जिसका नाम है सतत योजना। क्या नाम है, सतत योजना। यहाँ पे सतत जो है वो है SATAT, सतत। तो सतत योजना के तहत रखा गया है। ये जो योजना है, जो स्कीम है, सतत स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की स्कीम है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की के अंतर्गत ये स्कीम चलाई गई थी। इस मिनिस्ट्री ने स्कीम चलाई थी। कब से चल रही है, तो ये 1 अक्टूबर 2018 से शुरू हुई है।
ठीक है। इसमें टारगेट है कि इसका अगर हम टारगेट देखें तो टारगेट इसका है 15 MMT, ठीक है, 15 मिलियन मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस में बनाने का, ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस CBG बनाने का इसका टारगेट है। और उसके साथ ही साथ जो ये, क्योंकि ये कंप्रेस्ड बायोगैस बनेगी तो ये किसी न किसी प्लांट में बनेगी, तो टोटल 5000 प्लांट्स बनाने का टारगेट है। कितने प्लांट्स बनाने का? 5000। तो ये जो अभी प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, नॉर्थ ईस्ट का पहला फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहला कंप्रेस्ड बायोगैस का जो प्लांट है वो, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है सोनपुर में। कहाँ रखा गया है? सोनपुर है गुवाहाटी, असम में, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गई। आगे हम बढ़ते हैं। अगली आपकी है 8th रायसीना डायलॉग। तो ये हुआ 8th रायसीना डायलॉग 2023। इसमें चीफ गेस्ट अगर हम देखें चीफ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट हैं जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है? जॉर्जिया मेलोनी। ये कौन है? तो ये इटली की PM है, ठीक है, इटली की PM है। और इटली के साथ अभी हमने 75 साल जो है वो पूरे किए। किसके? डिप्लोमेटिक रिलेशन के। डिप्लोमेटिक रिलेशन के कितने साल हमने पूरे किए? 75 साल। यानी कि राजनयिक जो संबंध है, डिप्लोमेटिक मतलब क्या होगा? राजनयिक। तो जो राजनयिक संबंध हैं उनके हमने 75 साल पूरे किए। अब जब हम देख रहे हैं कि इटली के साथ हमने 75 साल पूरे किए हैं, तो इसी बीच 2023 में, ये हम बात कर रहे हैं 2023 की, ठीक है, तो 2023 में हमने 75 साल एक और देश के साथ में पूरे किए हैं। 75 साल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं या राजनयिक संबंध हैं, तो वो हमने पूरे किए हैं लग्जमबर्ग के साथ में। किसके साथ में? लग्जमबर्ग। और 50 साल हमने पूरे किए हैं, 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो वो हमने किए हैं कतर के साथ में। अब देखिए, हमारे तो बहुत सारे देशों से राजनयिक संबंध हैं, लगभग सभी देशों से हैं। तो हर साल किसी न किसी के साथ हमारे राजनयिक संबंध पूरे होते हैं। कभी 2 साल हो रहा, 4 साल हो रहा, 72 साल होगा। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना होता है? हमें 50 और 75 वाले और या 25 वाले, इनको हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें इटली की PM जो थी वो जॉर्जिया मेलोनी हैं, न थी नहीं हैं, यही चीफ गेस्ट थी रायसीना डायलॉग के 8वें। तो अब हम बात करते हैं रायसीना डायलॉग की। तो रायसीना डायलॉग कहाँ होता है? तो ये आपका होता है दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। और ये कौन कराता है? तो ये कराता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। कौन कराता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कराता है, ठीक है। तो इसी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर ये डायलॉग करवाता है, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ में। अब फॉरेन मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो आपको याद रखना होगा कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी एक ऐप लॉन्च की थी हाल ही में। तो आपको याद रखना है, इसका नाम है M पासपोर्ट। क्या नाम है? M पासपोर्ट। M पासपोर्ट ऐप किसने लॉन्च की है? तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। और पहला रायसीना डायलॉग कब हुआ था? तो ये हुआ था 2016 में। कब हुआ था? 2016 में। क्लियर है ये सारी चीज़ें? तो आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे हिंदुस्तान 228201W। तो ये क्या है? आपने डोनियर 228 का नाम सुना है? डोनियर, सॉरी, आपने डोनियर 228 का नाम सुना? डोर्नियर 228 क्या है?
ये जर्मनी का है लड़ाकू विमान, हमारे यहाँ जो हम लोग यूज़ करते हैं जर्मनी का क्या है, लड़ाकू विमान है, डॉर्नियर 228। तो डॉर्नियर 228 का ही सिविलियन वर्जन है, यानी कि जो नागरिकों के काम आएगा, जो नागरिकों के लिए है, वो है हिंदुस्तान 228201W। इसमें 19 लोग बैठ सकते हैं। कितने लोग बैठ सकते हैं? 19 लोग, ठीक है। और इसको कौन बना रहा है? तो इसको बना रहा है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसको बनाने की परमिशन दी है, अगर हम बात करें परमिटेड बाय, तो इसकी परमिशन दी है डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, DGCA, यानी कि विमानन महानिदेशालय। क्या बोलेंगे इसको? विमानन महानिदेशालय। तो इसने परमिशन दी हिंदुस्तान 228201W बनाने की, ठीक है। ये आपका हो गया। इससे जो इम्पोर्टेंट था आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, तो इसमें देखिए पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए डॉर्नियर कहाँ का है, तो डॉर्नियर जर्मनी का है, ठीक है। और इसका जो सिविलियन वर्जन, डॉर्नियर आपका लड़ाकू विमान है, मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और जो आपका हिंदुस्तान 228201W है, ये आपका यूज़ होता है किसके लिए? किसके लिए यूज़ होगा? सिविलियंस के लिए यूज़ होगा, नागरिकों के लिए यूज़ होगा। और इसमें एक साथ में 19 लोग बैठ सकते हैं। इसके बाद अभी हम बात करेंगे फॉग अलर्ट सिस्टम की। तो फॉग अलर्ट सिस्टम जो है, ये अभी एग्रीमेंट किया है किसने? बिहार ने। किसने एग्रीमेंट किया है? बिहार ने। किसके साथ किया है? तो USNCAR के साथ में। अब NCAR क्या है? तो USNCAR में हो गया नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च। एटमॉस्फेरिक रिसर्च, ये हो गया आपका USNCAR। इसके साथ बिहार ने एग्रीमेंट किया है। कितने रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं? $50,000, $50,000 जो है इस पर इन्वेस्ट किया जाएगा फॉग अलर्ट सिस्टम के लिए। मतलब ये आपको अलर्ट करेगा फॉग को लेके, जैसे अर्ली मॉर्निंग या बहुत सारी चीज़ें होती ना जो पहले से सिग्नल किया जाता है, पहले से हमें पता होता है कि यहाँ फॉग है तो हमें क्या करना होगा। तो उसको, उससे रिलेटेड ये एक एग्रीमेंट किया गया है। किसने किया है? बिहार ने किया है अमेरिका के साथ, ठीक है, अमेरिका के NCAR के साथ में। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे फीफा अवार्ड्स 2022। तो फीफा अवार्ड्स 2022 यानी 2022 के जो फीफा के अवार्ड्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं, फीफा के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में दोबारा बने हैं, जियानी इन्फेंटिनो। कौन बने हैं? जियानी इन्फेंटिनो। ये कहाँ के हैं? तो ये आपके हैं इटली के। अच्छा, इटली के हैं तो बताइए इटली के साथ हमने अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कितने ईयर्स कंप्लीट किए हैं? जो हमारे राजनयिक संबंध हैं उनके हमने कितने साल पूरे किए हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 75। तो अगर हम बात करते हैं मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की, तो वो हैं लियोनेल मेसी। कौन है? लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट कोच अगर हम देखें मेंस टीम के, तो वो रहे लियोनेल कैलोनी, ठीक है। ये भी आपके अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। ये भी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना। ये भी आपके अर्जेंटीना से थे। बेस्ट गोलकीपर मेन अगर हम देखें तो वो हैं इमिलियानो मार्टिनेज। ये भी आपके कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट फैन अवार्ड देखिए ये पहली बार दिया गया, ये क्या कौन सा? बेस्ट फैन अवार्ड, मतलब किस टीम के फैन सबसे अच्छे रहे।
उसमें अपने बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं। तो ये फर्स्ट टाइम दिया गया है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम दिया गया। किसको मिला है? तो ये मिला है अर्जेंटीना के फैंस को। किसको मिला है? अर्जेंटीना के फैंस को। फिर प्लेयर ऑफ द ईयर अगर हम वुमेन की बात करते हैं तो प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन है अलेक्सिया पटेलस। कौन है? अलेक्सिया पटेलस। कहाँ की हैं? तो ये हैं स्पेन की। इसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट गोलकीपर ऑफ वुमेन टीम। तो ये है मैरी एर्प्स। मैरी एर्प्स। ये कहाँ की हैं? तो ये आपकी हैं इंग्लैंड की। इसके बाद हम बात करेंगे पुस्कास अवार्ड। ये जो पुस्कास अवार्ड है इसके बारे में आप जान लीजिए कि ये दिया जाता है जो सबसे अच्छा गोल करता है, ठीक है। और ये मिला है मार्किन ओलेक्सी को। किसको मिला है? मार्किन ओलेक्सी। मार्किन ओलेक्सी जो हैं वो पोलैंड के एम्प्यूटी यानी कि दिव्यांग खिलाड़ी हैं, एम्प्यूटी फुटबॉलर। मार्किन ओलेक्सी कौन है? पोलैंड के दिव्यांग फुटबॉलर हैं, खिलाड़ी हैं। और फेयर प्ले की अगर हम बात करें तो फेयर प्ले अवार्ड मिला लूका लोकोसिविली को। लोकोसिविली। ये कहाँ के हैं? तो ये आपके हैं जॉर्जिया से। क्लियर है? फिर हम देखेंगे, अच्छा जब हम बात कर रहे थे फुटबॉल की तो ये बताइए 2023 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो कतर में हुआ था। कौन जीता? तो उसको जीता था अर्जेंटीना ने, ठीक है। और जो फाइनल हुआ वो किस ग्राउंड पे हुआ था? तो वो था लुसैल स्टेडियम। कौन सा था? लुसैल स्टेडियम। यहाँ हुआ था वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यंग प्रोफेशनल स्कीम। यंग प्रोफेशनल स्कीम की जब हम बात करते हैं तो ये इसको लेके एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूके में। यूनाइटेड किंगडम नहीं, आप इंग्लैंड कह सकते हो। तो इंडिया और यूके में यूनाइटेड किंगडम इज़ बेटर फॉर है, बट आप जनरली इसको इंग्लैंड कह के याद अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इंडिया यूके के बीच में ये एग्रीमेंट है, ये एक योजना चलाई गई है, स्कीम है, जिसमें कहा गया कि अगर आपकी एज 18 से 30 इयर्स के बीच में है और आपके पास में डिग्री है, ठीक है, तो आप 2 साल के लिए, ठीक है, फॉर 2 इयर्स आप 2 साल के लिए ब्रिटेन जा सकते हैं। 2 साल के लिए ब्रिटेन जा सकते हैं। बस यहाँ पे शर्त ये है कि आपके पास एटलीस्ट 2530 पाउंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2530 पाउंड, जो कि अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स आपका 2.5 लाख बनता है। कितना बनता है? 2.5 लाख। इतना आपके पास बैलेंस होना चाहिए वहाँ जाने के लिए। और इसमें कितने लोगों का प्लान बनाया गया है? तो ये हम कह रहे हैं कि 3000 लोग इसमें इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी खबर है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। तो सबसे पहले तो ये कहाँ चलाई गई है? तो ये चलाई गई है मध्य प्रदेश में। कहाँ चलाई गई है? मध्य प्रदेश में। सब नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ और इतने शॉर्ट में नोट्स आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं होगा आपके ऊपर। तो इसमें ये हो रही है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसमें क्या है कि पर मंथ यानी कि हर महीने जो है, जो 10वीं तारीख होगी, ठीक है, 10th डे पर मंथ, 10th डे महिलाओं के खाते में 1000 रुपये, कितने? 1000 रुपये जो है वो डाल दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को,
इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली तो ये कि एज जो होनी चाहिए वो 30 से 60 के बीच में होनी चाहिए। इनकम की अगर हम बात करें, ठीक है, आय, तो आय आपकी 3 लाख से कम होनी चाहिए, 3 लाख से कम, लेस देन 3 लैक्स। और वो महिला या तो मैरिड होनी चाहिए, ठीक है, या डाइवोर्सी होनी चाहिए, या फिर विडो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशंस हैं इस स्कीम का, इस योजना का लाभ उठाने के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये है आपका 2880 मेगावाट दिबांग प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें खर्चा आ रहा है $3.9 बिलियन का। कितना? $3.9 बिलियन का, यानी कि अगर हम देखें तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए, ठीक है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं। कहाँ पे ये बनेगा ये प्रोजेक्ट? तो ये प्रोजेक्ट बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपकी रिवर है दिबांग रिवर। कौन सी है? दिबांग रिवर। उस पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। इसकी लागत आपकी 30,000 करोड़ रुपए या $3.9 बिलियन है। और इसको कौन बना रहा है? तो अगर हम देखें इस प्रोजेक्ट को बना रहा है तो ये है NHPC। अगर आपको NHPC की फुल फॉर्म नहीं पता तो नोट कर लीजिए, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। ये आपका हो गया दिबांग प्रोजेक्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो इंडिया का पहला शॉर्ट हॉल कोस्टल कंटेनर फीडर सर्विस शुरू की गई है। इसको हम कहते हैं लघु ढोना तटीय कंटेनर फीडर सेवा। लघु ढोना तटीय कंटेनर फीडर सेवा। ये कहाँ से कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपकी चेन्नई से पुदुचेरी के बीच में। इसमें क्या होगा कि जो कोस्टल लाइन है, हमारे समुद्र है, हम वहाँ से सामान को ले जाएंगे, जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा और लागत भी कम आएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट शॉर्ट हॉल कोस्टल कंटेनर फीडर सर्विस। इसके बाद है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर्विस 2023। तो इसको होस्ट किया द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने। द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी। और ये कहाँ पे है टेरी? ये दिल्ली में है। तो ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम जो हुआ ये कहाँ पे हुआ? तो ये भी आपका हो जाएगा दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डेक्कन यूनिवर्सिटी कैंपस। तो ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है? तो पहली चीज़ तो जान लीजिए, जो डेक्कन यूनिवर्सिटी है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। और ये इंडिया में अपना कैंपस सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया में कैंपस सेटअप कर रहे हैं। और चूँकि ये इंडिया में कैंपस सेटअप कर रहे हैं तो इनके नाम एक चीज़ आपको एक रिकॉर्ड में आप लिख सकते हो कि इट इज़ द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। फर्स्ट फॉरेन, पहली ये जो है बाहर का ऐसा विश्वविद्यालय है जो भारत में अपना कैंपस बना रहा है। कहाँ बना रहा है? ठीक है, तो ये बना रहा है गिफ्ट सिटी गुजरात में। गिफ्ट सिटी गुजरात। तो गिफ्ट सिटी गुजरात में डेक्कन यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया की है इंडिया में अपना कैंपस बना रही है। और ये पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में अपना कैंपस बना रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है GSMA's मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की। तो ये अभी हुई थी बार्सिलोना में।
बार्सिलोना कहाँ है? तो बार्सिलोना है स्पेन में। तो क्या हुआ कि ये जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस थी, ठीक है, GSMA की, इसमें इंडिया को एक अवार्ड मिला। उस अवार्ड का नाम है गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। क्या नाम है? गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। ये मिला है इंडिया को। इसके बाद है वैभव फेलोशिप। तो सबसे पहली बात तो इसके नाम को लेके आप क्लियर रहिएगा कि वैभव कहाँ से आया। तो इसका एक्चुअल में नाम है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। तो इसमें आपका यहाँ से वै, यहाँ से भव, मतलब BHA, और यहाँ से V आपका आता है और आपका बन जाता है वैभव। तो ये वैभव फेलोशिप प्रोग्राम क्या है? तो ये NRI और फॉरेनर्स के लिए है। किसके लिए है? ये है NRI के लिए और फॉरेनर्स के लिए। NRI और फॉरेनर्स के लिए है। इसमें कहा गया कि जो इंडिया आके रिसर्च करना चाहते हैं, जो इंडिया आके रिसर्च करना चाहते हैं, वो 3 साल तक रिसर्च, मतलब 3 साल के लिए रिसर्च कर सकते हैं, जिसमें आप वो हर साल 1 से 2 महीने यहाँ आकर रिसर्च कर सकते हैं। 1 से 2 मंथ तक यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं और इसके लिए इनको गवर्नमेंट पैसे भी देगी। रिसर्चर्स को जो फेलोशिप मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, वो भी दिए जाएंगे। और ये फेलोशिप लॉन्च की गई, ये लॉन्च की गई 28 फेब को। और 28 फेब को क्यों लॉन्च की गई? क्योंकि उस दिन होता है नेशनल साइंस डे। कौन सा डे होता है? नेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे 2023 का जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस था, उस पर ये वैभव फेलोशिप शुरू की गई। और किसने शुरू की है? तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। सब नोट करिए, इसीलिए बहुत धीमे धीमे आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, सब कुछ नोट डाउन करके रखना है। और धीमा इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों को ज़रूरी होता है कि वो आराम से समझें, तो ये उनके लिए है कि हम आराम आराम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, आप नोट डाउन करते रहिए, आपको ये चीज़ें याद होती रहेंगी। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, स्पीड आपके लिए धीमी है, तो ठीक है, आप थोड़ा सा वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। फिर है फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग एयर क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए क्या बातें हो रही हैं कि पहली बार भारत में जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है वो बन रहा है। इससे पहले भारत में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट नहीं बनते थे। तो जो पहला ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, इनको नाम दिया गया है HTT-40। क्या नाम दिया गया है? HTT-40। कितने बन रहे हैं? तो ये बन रहे हैं 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। HTT-40 क्या है? बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो ये कितने बन रहे हैं? ये 70 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ आपको क्या देखना है, एक चीज़ और देख लीजिए, कौन है मैन्युफैक्चरर, बना कौन रहा है? तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL बना रहा है इनको। फिर आगे बढ़ते हैं। एयर एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री। एयर एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री, ये स्पेलिंग आप ये ना सोचिए स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसे ही है, SHINUYW, ठीक है। तो सिन्यू मैत्री ये हुआ इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में 1 से 2 मार्च 2023 में, ठीक है। और इसमें क्या खासियत है, और आपको कुछ ऐसा नहीं याद करना है, हाँ, लेकिन चूंकि इंडिया जापान की बात हुई है, तो इंडिया जापान के बीच में और भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे एक आपकी है GMAX, ठीक है, ये GMAX आपकी इंडिया जापान के बीच में होती है। एक आपकी है धर्मा गार्डियन, क्या नाम है?
धर्मा गार्डियन। ऐसे ही एक है सहयोग काइजन, सहयोग काइजन। ये आपकी जो है इंडिया जापान के बीच में होने वाली एक्सरसाइजेज हैं। इसके बाद देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर। इसमें आपको क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि जो ये थर्मल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो ये एयर कूल्ड कंडेंसर लगाया गया, कहाँ लगाया गया है, तो ये नॉर्थ करणपुरा थर्मल प्लांट पे ये लगाया गया है। तो थर्मल प्लांट पे ना ठंडा करने के लिए पहले हम लोग यूज़ करते थे वाटर। क्या यूज़ करते थे? वाटर। अब उसकी जगह हम यूज़ करेंगे एयर का, ठीक है। तो जब ठंडा करने के लिए हम एयर का यूज़ करते हैं तो उसी को बोलते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर। तो ये कहाँ लगाया गया है? तो ये नॉर्थ करणपुरा थर्मल प्लांट में लगाया गया है। ये थर्मल प्लांट कहाँ है? तो ये थर्मल प्लांट है सेमड़िया, झारखंड में। कहाँ है? सेमड़िया, झारखंड में। क्लियर है? और इस थर्मल प्लांट की अगर हम कैपेसिटी की बात करें, इस थर्मल प्लांट की अगर हम कैपेसिटी देखें तो ये है 1980 मेगावाट। 1980 मेगावाट आप चाहे याद कर सकते हो, नहीं तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे 3 इसकी यूनिट हैं। कितनी यूनिट हैं? 3 यूनिट हैं, और पर यूनिट इसका 660 मेगावाट पावर है। तो ये जब 3 यूनिट से आप देखेंगे तो 660 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1980 मेगावाट, ठीक है। और ये कौन इसमें ये मतलब किसके थ्रू हो रहा है, कौन करा रहा है इसको, कौन बना रहा है? तो ये है आपकी एनटीपीसी। कौन करा रहा है? एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला है वुमेन्स स्नूकर वर्ल्ड कप 2023। तो ये कौन जीता है? तो ये जीता है इंडिया ने, ठीक है। कौन जीता है? इंडिया। और किसको हरा के जीता है? तो इंडिया ने हराया इंग्लैंड को। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ये वर्ल्ड कप हुआ थाईलैंड में। कहाँ हुआ था? थाईलैंड में हुआ था। और इंडिया की अगर हम टीम की बात करें, इंडियन प्लेयर्स या फिर इंडियन टीम, ठीक है, 2 लोगों की एक्चुअली टीम थी। तो एक आपकी प्लेयर हैं एमी कमानी, एमी कमानी, ठीक है। और दूसरी आपकी प्लेयर हैं अनुपमा रामचंद्रन, अनुपमा रामचंद्रन। अगली हम बात करेंगे रश्मि शुक्ला जी के बारे में। तो रश्मि शुक्ला जी ये हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। ये बनी है नई डीजी, यानी कि महानिदेशिका। एसएसबी की क्या बनी है? ये महानिदेशिका, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। अच्छा, ये एसएसबी जो होता है, अच्छा रश्मि शुक्ला पहली बात तो ये कौन है? तो ये एक आईपीएस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब ये एसएसबी है, ठीक है, तो एसएसबी किसके अंडर में होता है? तो होम मिनिस्ट्री के अंडर होता है। किसके अंडर होता है? होम मिनिस्ट्री। क्लियर है? और ये कहाँ पे हमें मतलब ये ड्यूटी कहाँ देते हैं? तो नेपाल भूटान बॉर्डर। कहाँ पे? नेपाल भूटान बॉर्डर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर 20। जीएसआई फाउंड गोल्ड डिपॉजिट्स। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जीएसआई का मतलब क्या हुआ? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा में
गोल्ड डिपॉजिट ढूंढे हैं, मतलब सोने का भंडार ढूंढा है उड़ीसा में 3 जगहों पे। तो सबसे पहले देवगढ़, दूसरे नंबर पे आपका आएगा क्योंझर, और तीसरा आपका जो गोल्ड डिपॉजिट है वो है मयूरभंज में। कहाँ पे है? मयूरभंज में। ठीक है, ये आपके गोल्ड डिपॉजिट्स मिले हैं उड़ीसा में। किसने ढूंढा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं गोल्ड डिपॉजिट की, तो आप ये जानिए कि भारत में 3 सक्रिय सोने की खानें हैं, मतलब जो यूज़ हो रही हैं। 3 एक्टिव गोल्ड माइंस, 3 एक्टिव गोल्ड माइंस। तो ये कहाँ कहाँ है ये भी नोट कर लीजिए। तो एक आपका है हट्टी, हट्टी, ठीक है। हट्टी कहाँ पे है? तो हट्टी है कर्नाटक में। दूसरा जो आपका है वो है उटी। उटी कहाँ है? तो ये भी आपका कर्नाटक में है। और तीसरी जो आपकी गोल्ड माइन है, सोने की खान है, वो है हीरा बुद्दनी। ठीक है, हीरा बुद्दनी। ये कहाँ पे है? तो ये आपका है झारखंड। ये आपकी 3 एक्टिव गोल्ड माइंस हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला पॉइंट। तो ये है कमेटी फॉर इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमेटी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो इसके लिए कमेटी बनी, मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, सीईसी और ईसी, इनके इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनेगी। ठीक है, एक कमेटी बनेगी। किसने ये कहा है? तो ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 324 का यूज़ करते हुए। अब आप कमेंट में बताएंगे कि ये आर्टिकल 324 क्या होता है, अनुच्छेद 324 क्या है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आर्टिकल 324। तो हम बात कर रहे थे कमेटी की, तो इसमें आपका होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक होता है आपका इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि विपक्षी दल का नेता। कहाँ का? लोकसभा का। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, और तीसरा आपका होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वो होगा सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल का यूज़ किया है? आर्टिकल 324। आई होप आप सभी इजीली बता लेंगे। नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करिए, इसी बहाने आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अर्बन कूलिंग प्रोग्राम। तो क्या है कि तमिलनाडु ने, किसने? तमिलनाडु ने इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एमओयू साइन किया है। किसके साथ में? यूएनईपी। इसका तो भी आप लोगों को फुल फॉर्म पता ही होगा। आइए कमेंट में उसको भी बताइए यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसमें तमिलनाडु जो है वो ग्रीन, मतलब इसमें क्या, जलवायु परिवर्तन को से निपटने के लिए इसमें कोशिश की जाएगी। इसमें क्या किया जाएगा कि जो आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे निपटने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए आपको पता है तमिलनाडु ने ऑलरेडी ग्रीन क्लाइमेट फंड अपना इकट्ठा कर रखा है। ग्रीन क्लाइमेट फंड आपको पता है कितना इकट्ठा किया है? 1000 करोड़, 1000 करोड़ का ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑलरेडी तमिलनाडु ने अपना बना रखा है। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। तो ये होगा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन का एक साइन हुआ है। इसमें दोनों, मतलब जैसे आपकी कोई यहाँ की डिग्री है तो वो वहाँ भी मानी जाएगी, वहाँ की कोई डिग्री है तो वो यहाँ भी मानी जाएगी।
ठीक है। लेकिन उसके भी कई सारे क्राइटेरियाज़ हैं, वो इसमें डिस्कस किए गए, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब योग्यता का जो आपसी पहचान वाली चीज़ें हैं, उसको लेके एक समझौता हुआ है जो दोनों तरफ वैलिड होगा, इंडिया में भी ऑस्ट्रेलिया में भी। इसके बाद हम बात करते हैं 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस की, जो कि हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ हुई है? भोपाल मध्य प्रदेश में 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस हुई है। इसका इनॉग्रेशन अगर हम देखें, उद्घाटन किसने किया, तो इनॉग्रेटेड बाय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इसको इनॉग्रेशन किया, इसका उद्घाटन किया था। और अगर हम बात करें कि इसकी थीम क्या थी, तो आप इसकी थीम देखेंगे, ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। ठीक है, किसने ये, कौन कराता है ये कॉन्फ्रेंस? तो ये कराता है इंडिया फाउंडेशन। कौन कराता है? इंडिया फाउंडेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली है ग्यालसंग इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो ग्यालसंग इंफ्रा प्रोजेक्ट में इंडिया दे रहा है 200 करोड़ रुपए। कितने दे रहा है? 200 करोड़ रुपए। किसको दे रहा है? भूटान को दे रहा है। एक्चुअल में ये जो प्रोजेक्ट है ग्यालसंग इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये भूटान का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। मतलब भूटान में ही मिलिट्री को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। वहाँ पे लगभग 13,000 से ज़्यादा लोगों को इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने लोगों को? 13,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इंडिया भूटान को ये रुपए वो सेंटर बनाने के लिए दे रहा है। ठीक है, इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है। और इसमें जो वो सेंटर खोले जाएंगे उनको हम बोलेंगे ग्यालसंग एकेडमी। भूटान में क्या बनेगी? ग्यालसंग एकेडमी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर समझ में आई होगी। ग्यालसंग एकेडमी बन रही है जिसमें 13,000 लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। ग्यालसंग एकेडमी के सेंटर्स बनेंगे। इंडिया इसको फंडिंग कर रहा है। कितने दे रहा है? 200 करोड़ रुपए दे रहा। अच्छा, इन भूटान की बात चल रही है तो याद रखिएगा कि इंडिया और भूटान ने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, इंडिया भूटान ने, जिसका नाम था INS-2B। कब लॉन्च किया था? तो नवंबर 2022 में। ठीक है, क्या नाम था? INS-2B। इसके बाद में नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का 4th एडिशन 2023 में हुआ। ठीक है, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का 4th एडिशन। ये कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था, चौथा संस्करण। कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ न्यू दिल्ली में। किसने कराया? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यानी कि खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 कराया। ये चौथा एडिशन था। और इसकी थीम अगर हम देखें इस साल इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम है आइडियाज़ फॉर अ बेटर टुमारो।
इंडिया फॉर द वर्ल्ड, आइडियाज़ फॉर द बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो ये हो गया आज का कंप्लीट करंट अफेयर। एक चीज़ आपको अलग से हम बताना चाहेंगे कि मनाया गया है वर्ल्ड सी ग्रास डे। क्या मनाया गया है? वर्ल्ड सी ग्रास डे। तो ये मना है 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को बना है ये। और क्यों ये मैं अलग से बता रहा हूँ, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है, ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है आपका वर्ल्ड सी ग्रास डे। याद रखिएगा, ये चूँकि पहली बार मनाया गया है तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग हमारा जो लाइव क्लास चल रहा है आर का, उसको भी ज्वाइन करें। और हम लोग बहुत जल्द यूपी पीसीएस का भी अलग से बैच लॉन्च करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। अभी हमारा पूरा फोकस है कि हम प्रीलिम्स के लेवल पे, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो और चाहे वो यूपी पीसीएस हो, उन दोनों के, और हाँ साथ ही साथ बिहार पीसीएस भी, इन जो भी आपके स्टेट पीसीएस हैं उनकी प्रीलिम्स को हम कवर अप कर सकें, ये हमारा पूरा प्लान है। और अक्टूबर तक हम इस सिलेबस को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये करंट अफेयर की सीरीज़ आपको कभी आपको रेगुलर 2-3 दिन लगातार मिल जाएगी, कभी 1 दिन का गैप भी हो जाएगा। सो बी पेशेंट एंड चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप लोग 2 जुलाई को अगर हमारा ये आज के दिन ही लेक्चर देख रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा आर 2023 वाली, जहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर 2023 तक हर हाल में आपका सिलेबस कंप्लीट रहे, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।